समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम जगहों पर यह देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर हम उनसे बात करते हैं। सर, 2024 से पहले भी तैयारियां इसी तरह की चल रही हैं, क्योंकि जो जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए वहां देखा गया कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को मिलाकर सरकारें भी अपनी बनाई हैं। आप किस तरह से देखते हैं, विपक्ष कैसे सावधान रहेगा कि वो अपने नेताओं को बचा सके? भारतीय जनता पार्टी सत्ता शासन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग लगातार करती आ रही है और जनता के द्वारा निर्वाचित सरकारों को तोड़फोड़ करना, गिराना, ये लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। हम समझते हैं जब हम जनादेश के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं तो जो भी जनादेश प्राप्त होता है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जनादेश द्वारा आई हुई सरकार को तोड़ना न केवल लोकतंत्र के साथ मजाक है बल्कि आम जनता के साथ भी एक घिनौना मजाक है और इससे लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटता है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार में तोड़फोड़ का मामला रहा हो, महाराष्ट्र की सरकार में तोड़फोड़ का मामला रहा हो, राजस्थान की सरकार को तोड़ने की इनकी नापाक कोशिश रही हो, इसको जनता ने बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखा है। जितना इन्होंने तोड़फोड़ किया, खरीद फरोख्त किया, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग कर नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की, उतना ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की साख गिरी, भाजपा की साख गिरी और जनादेश जनादेश होता है। कभी कभी हार और जीत एक वोट से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीतने वाला एक वोट से जीतता है या 1 लाख से जीतता है, माने नहीं रखता है। जनादेश जिसके पक्ष में गया है वो एक वोट से जीते या 1 लाख से जीते, जीत जीत होती है, उसको वेलकम करना चाहिए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री की और भाजपा की साख गिरी है, इस तरह से जो नेताओं को अपने पक्ष में मिलाया, तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और जगह जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे परिणाम क्या होने वाले हैं भारतीय जनता पर? कुल मिलाकर के चूंकि पहले चुनाव मोदी जी के नाम पे होता था, लेकिन 9 साल में मोदी जी की सरकार की जो विफलताएं हैं अब जनता के सामने वो भी हैं। बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। यूं कहिए कि जब से भाजपा सरकार आई है सरकारी नौकरियां गायब हो गई। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो रोजगार दिया जा रहा है वो श्रम का शोषण है। 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 में कौन सा व्यक्ति अपनी परिवार की परवरिश कर पाएगा, माँ बाप को सहेज पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं कर सकता है। 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, वो भी अगर शहर में है तो अधिकतम वेतन का हिस्सा तो किराए के घर में चला जाता है। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। आज तक जिस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगा था,
छोटी छोटी चीजों पर भी आज जीएसटी लगी हुई है। कुल मिलाकर के अति जरूरत उपभोग की वस्तुएं भी आज इतनी महंगी हैं कि सभी वर्ग समाज के लोग इससे पीड़ित और परेशान हैं। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक तो लाभकारी मूल्य नहीं दिला पाई। अलबत्ते आज बड़े पैमाने पर किसानों के साथ हकतलफी हो रही, अन्याय हो रहा है। यहां तक कि जब जब किसानों का उत्पाद पैदा होता है, सरकारी क्रय केंद्र नादारद हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से उनको अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। औने पौने दामों में वो अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होते हैं। छुट्टा जानवरों का आतंक जिस तरीके से बढ़ा है, किसानों की फसल चर के चौपट कर देना या छुट्टा जानवरों के आम सड़कों पर घूमने से चौपहिए दो पहिए वाहनों का दुर्घटना होना, दुर्घटना में लोगों की मौतें होनी, कहीं कहीं षाणों के मारने से मौतें होनी, आम बातें हो गई। यही नहीं, किसानों पर एक आफत और टूटी है। अभी अभी पूरे देश के किसानों पर पराली जलाने को लेकर के बेतहाशा उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कहीं गन्ना की पत्ती जलाने पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कहीं पराली जलाने पर उन पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सरकार को चाहिए था पहले किसानों को इसके प्रति सचेत करते। हर जिले में जिला कृषि अधिकारी होता है। जिला कृषि अधिकारी और उसकी टीम की जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके मुनादी पिटा करके किसानों की बैठक करनी चाहिए। वहां पर इस बात का निर्देश देना चाहिए कि पराली जाने से, गन्ना की पत्ती जलाने से प्रदूषण होता है। इससे आप लोगों का भी, आम लोगों का भी स्वास्थ्य खराब होने का डर है। इसलिए आप लोग पराली न जलाएं। पराली न जलाएं के साथ साथ कृषि विभाग द्वारा यह भी बताना चाहिए कि इसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, खेत में खाद के रूप में इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, प्रदूषण भी न हो, खेत की उर्वरक शक्ति बढ़े, इसकी हम व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करें। बिना किसानों को जानकारी दिए पराली जलाने के और गन्ना की पत्ती जलाने के आरोप में बेधड़क बेतहाशा मुकदमे दर्ज करना कहीं न कहीं किसानों के साथ अन्याय है और किसानों को हतोत्साहित करने का भी एक कुप्रयास है। ये देखा जा रहा। इसके साथ ही साथ आज जिन व्यापारियों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, आज भाजपा के कहर से वो भी नहीं बचे। पहले जीएसटी के माध्यम से बड़े पैमाने पर उनकी धन उगाही हुई। अब जीएसटी से संबंधित प्रकरण ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। रही बात, आज ये पहली विफलतम सरकार है जिसने सरकारी विभागों, उपक्रमों, संस्थानों को भी अपने उद्योगपतियों के हाथों में बेचना शुरू कर दिया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, कई दर्जन रेलवे बेच दिए, ट्रेनें बेच दी गई, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, यहां तक कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह सरकार की विफलता का खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने नजीर है, दृष्टांत है, जिसको झुटला नहीं सकते। और जिन सरकारी विभागों में
देश के नौजवानों को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल इसमें हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, उद्योगपतियों के हवाले हो गए। अभी तो बानगी है, कुछ दिन और रह गए तो पूरे देश बेच देंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। बिना किसी लिखित आदेश के मौखिक रूप से शून्य किया जा रहा है। यह संविधान की शपथ लेने वाले, संवैधानिक पद पर बैठने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सीधे सीधे संविधान का मजाक बना दिया। यही नहीं, आज लोकतंत्र खतरे में है। जैसा कि आज लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग कर उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, जिससे कि वो सरकार की कमजोरियों को उजागर न कर सके, उनके खिलाफ बोल न सके। तो स्वाभाविक रूप से ये तमाम ऐसी कमियां हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में जाने पर जवाब देना पड़ेगा। और अभी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, हिमाचल प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, कर्नाटक में भी भाजपा का सफाया हुआ। हमें पूरा विश्वास है जहां जहां भी हाल में चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पर भाजपा पूरी तरीके से हारने जा रही है। एक सवाल ये था सर कि आप कह रहे हैं भाजपा हार रही है, आप लोग जिस मुद्दे को लेकर कटाक्ष करते हैं वही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मथुरा गए थे, वहां पर उन्होंने इशारों में कहा कि अब मथुरा के कायाकल्प की बारी है, अयोध्या, उसके बाद काशी, अब और मथुरा। तो ये एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो क्या यही मुद्दे होंगे? इन मुद्दों की कैसे काट आप लोग तैयार करेंगे? ये भाजपा का एजेंडा हो सकता है, लेकिन भाजपा को पहले ये देखना चाहिए कि नौजवानों को हम रोजगार कैसे दें, महंगाई पर हम प्रभावी अंकुश कैसे लगाएं, छुट्टा जानवरों से निजात कैसे दिलाएं, किसानों को लाभकारी मूल्य हम कैसे उपलब्ध कराएं, और साथ ही साथ स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना कर भारतीय संविधान के मार्गदर्शन में हम राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं। जो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए उस पर इनकी नजर ही नहीं है। आप सब कुछ करते हुए काशी का विकास करिए, मथुरा का विकास करिए, अयोध्या का विकास करिए, और भी धार्मिक स्थलों का विकास करिए, कौन मना करता है? लेकिन देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाकर सड़क पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना अच्छी बात नहीं है। महंगाई से देश की जनता की कमर तोड़ देना ये स्वीकार नहीं है। आज खुल्लम खुल्ला अराजकता का दौर चल रहा है, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग करना ये सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। कभी कोई ऐसे गंभीर प्रकरण आते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन समस्त विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से सरकार हाथ धो के पड़ी है, हम समझते हैं इनके इस कृत्य से प्रतीत होता है कि इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी विफलताओं के फलस्वरूप जनता के बीच में जवाब देना ही होगा, और स्वाभाविक रूप से इनके पास कोई जवाब नहीं है तो काशी को चमकाएं, अयोध्या को चमकाएं, मथुरा से चमकाएं। इससे देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना है। इस पर हमें कोई एतराज भी नहीं है। वो करें, और भी धार्मिक स्थलों का विकास करें, अन्य भी धार्मिक स्थल का विकास करें, लेकिन साथ ही साथ
जो मूल एजेंडा है उसके साथ खड़े होना चाहिए और उस पर पूरी तरह से फेल हुए हैं। इसीलिए अब जहां जहां चुनाव में जाएंगे वहां भी ये फेल होंगे। एक आखिरी सवाल ये था, विपक्ष के आप जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से सरकार पे हमलावर रहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी नेता हैं, सबसे ज्यादा चिढ़ आपसे ही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों, क्या मानते हैं? तरह तरह की बयानबाजियां, कोई जबान काटने की बात करता है संत महंत, कोई जो है वो कुछ बयान देता है, मतलब अलग अलग तरह के बयान जो कि संविधान के दायरे में नहीं आते। कई बार इस तरह के बयान मंत्री लोग दे जाते हैं आपको लेकर, सिर्फ आप ही टारगेट हैं। बहरहाल जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी बोल। जब साधु संतों धर्माचार्य के वेश में आतंकवादी ही छिपे हैं तो आतंकवादियों से हम सदाचार की बात कैसे कर सकते हैं? वो सिर काटने की बात करेंगे, गोली मारने की बात करेंगे, सिर से धड़ जुदा करने की बात करेंगे, नाक कान जीभ काटने की बात करेंगे, हाथ काटने की बात करेंगे, यहां तक कि मुझे गोली मारने के लिए 51 करोड़ रुपए भी देंगे। तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य से तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनका जो खूनी चेहरा है आतंकवादी का, वो जनता के सामने आ रहा है। जनता जिसको सम्मान देती थी, अब वो समझ गई कि ये सम्मान के पात्र नहीं है, ये तो सारे आतंकवादी बैठे हुए हैं जो काटने मारने गोली मारने की बात करते हैं, सुपारी देने की बात करते हैं। ये तो किसी आतंकवादी से कम नहीं। रही बात जब कोई भी विधि और वैज्ञानिक तथ्यात्मक और सत्य बात होती है तो मिर्ची तो लगती ही लगती है। और मैं तो जो भी कहता हूं भारतीय संविधान के दायरे में कहता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म के नाम पर धोखा, छलावा, आडंबर, ढोंग, ढकोसला तथा इस देश की 90% आबादी को नीच कहना, अधम कहना, गाली देना और यह कहना कि शूद्र और महिलाएं कितनी भी पढ़ी लिखी विद्वान हो, गुणी हो, ज्ञानी हो, फिर भी इनका सम्मान मत करना, यह धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म की परिभाषा जो नहीं जानते हैं वही इस प्रकार का अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के जे, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हम समाज में फैले हुए ढोंग ढकोसले, अंधविश्वास, पाखंड को दूर कर वैज्ञानिक सोच के साथ लोगों को खड़ा करेंगे। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे किसी को घबराहट होती है, किसी को मिर्ची लगती है, किसी को दर्द होता है, तो उन्हें मुबारक हो। लेकिन मैं जो भी कहता हूं वो सोच विचार के कहता हूं, राष्ट्रहित में कहता हूं और जो भारतीय संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप कहता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म धर्म के रास्ते पर चले। धर्म जब भी अधर्म के रास्ते पर चलेगा तो स्वाभाविक रूप से उनको बात सुननी पड़ेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तमाम बातें कही, सरकार पर हमलावर भी नजर आए और उन्होंने कहा कि जब धर्म धर्म के रास्ते पर चलेगा तो उसका सम्मान होगा और जब धर्म अधर्म के रास्ते पर चलने लगेगा तो बातें सुननी पड़ेंगी। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।